नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर का एकीकरण करना चाहते थे, जैसा उन्होंने अन्य रियासतों के साथ किया, लेकिन नेहरू जी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर का विभाजन हुआ और उसे अलग संविधान और अलग झंडा दिया गया और कांग्रेस की इस गलती का खामियाजा देश को दशकों तक भुगतना पड़ा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे। वो देश को संसाधनों का इस्तेमाल करते रहे, कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंखें मूंदी बैठी रहीं। कांग्रेस की आलोचना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि देश में बीजेपी आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने 18 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के एक लेटर का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी ने नेहरू और पटेल के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, जबकि उनके बीच अच्छे संबंध थे। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती में राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया गया है। आज गुजरात में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग भी एकजुट हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कई तरह के संकेत देने की कोशिश की। इस बीच इसी मुद्दे को लेकर, कांग्रेस की बातों को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन जो कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर, उसे लेकर हमने एक सर्वे कराया है। सर्वे में कुछ सवाल भी पूछे हैं और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। जो पहला सवाल हमने पूछा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने पूछा कि पीएम ने कहा है कि पटेल के निधन के बाद देश की संप्रभुता के लिए तब भी सरकारें गंभीर नहीं रही हैं, आपकी राय क्या है? 61% लोगों ने कहा वो सहमत है। 37% लोग इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पीएम ने कहा है कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर को अलग अलग संविधान में बांट दिया, इस पर आपकी राय? 57% लोग, 57% लोगों ने कहा कि वो इस बात से सहमत हैं, 41% लोग इस बात से असहमत थे और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल, खड़गे ने कहा कि पीएम अगर पटेल का सम्मान करते हैं तो उन्हें आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए, आपकी राय? 24% लोगों ने कहा एकदम ठीक कहा, जो वो कह रहे हैं वो सही है। 56% ने कहा गलत कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11% लोग राजनीतिक विद्वेष की बात कर रहे थे और 9% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे के 2 सवाल हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन उस पूरे मामले पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। गुजरात से कांग्रेस पर वार, पीएम का बड़ा प्रहार। कांग्रेस पर चोट, 14 नवंबर का मास्टर स्ट्रोक। देश की संप्रभुता, सुरक्षा मूल, किसने की भूल। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम, पीएम बोले जनता का मन। तस्वीरें गुजरात के एकता नगर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा।
एकता दिवस पर पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि कैसे वल्लभ भाई पटेल की वजह से देश का एकीकरण संभव हो सका है। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का मानना था कि इतिहास लिखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इतिहास बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरदार पटेल अन्य सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रमन मलिक जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। मैं विपिन शर्मा के पास चलूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रीय एकता का दिवस है। विपिन जी, बड़ा मुश्किल होता अगर सरदार पटेल नहीं होते। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति होता और जो काम सरदार पटेल ने किया है, हो सकता है कि वो उस काम को करता, उसमें ये गुंजाइश हो सकती है, कम ज़्यादा होता। लेकिन इस देश की 562 रियासतों को, इस देश के 562 रियासतों को भारत में विलय करना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। तब जबकि हर रियासत का अपना एक दम्भ था, हर रियासत का अपना एक ईगो था, हर रियासत के पास अपनी एक फौज थी, अपनी संपत्ति थी, अपनी विरासत थी, अपनी ज़मीन थी, अपने महल थे, अपने इलाके थे, और वो इन इलाकों को, अपनी उस स्वाभिमान को या अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता। लेकिन प्यार से, बातों से, डर से, आंखों से, प्रभाव से, जैसे भी समझें, सरदार पटेल ने, जो कि उस वक्त के गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 562 रियासतों को मिलाया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। क्या कहेंगे सरदार पटेल के बारे में? मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि जो हम आज के दौर से अगर तुलना करें, कल्पना करें, तो ये कल्पना के भी परे है कि अभूतपूर्व काम करा था उन्होंने, जो 562 रियासतों को विलय कराया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना मुकम्मल कराया। तो उसमें इतिहास के स्वर्ण पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया है और ये इसमें कोई दो मत नहीं रहेंगे। हर कोई इत्तेफाक रखेगा कि हमेशा उनको याद करा जाएगा। तो आज जब 150वीं जयंती है उनकी, तो यहाँ पर पूरे देश में एक उत्साह का माहौल, और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और यहाँ पर शपथ ली गई। सबसे जरूरी बात है, देखिए मनोज जी, जिसका जिक्र होना चाहिए, जिसपे चर्चा होनी चाहिए कि वो किस चीज के प्रतीक थे, एकता के, अखंडता के। और यहां पर जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं खुद यहां पर कि खुद वो समर्पित करते हैं अपने आप को, तो वो अपने आप में उसके काफी मायने हैं। और ये मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इस समय देश के सामने चुनौतियां काफी हैं। यहां पर यह बात अलग है कि हम लोग 140 करोड़ देशवासियों ने संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। आत्मनिर्भर भी बनना है, महाशक्ति भी बनना है, और यहां पर चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं हम लोग। तो यहां पर जिसका श्रेय सरकार की नीतियों के साथ साथ देशवासियों को जाता है। तो यहां पर चुनौतियों की बात मैं संक्षेप में जरूर बोलूंगा कि जो कुछ लोग ये बातें करते हैं या ये भ्रम फैलाते हैं कि जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हालात हुए वो हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है। यहां पर क्योंकि हम लोग अपने संविधान का भी सम्मान करते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, और साथ साथ जो जितने महापुरुष रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, एक अहम योगदान निभाया है, तो वो
ये कोई भी देशवासी नहीं चाहेगा कि हमारी जो एकता है, अखंडता है, उस पे किसी तरह का कोई खतरा मंडराए। वाकई किसी तरह का कोई खतरा मंडराए। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा है, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा है, एक बार उसे सुनते हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए था। उन्होंने किया। जो नेता देश के हित में ये आरएसएस को प्रतिबंध किया और ये सारी चीजें किताबों में भी आ चुकी थी, लेकिन उनको कोई इसका असर नहीं है। मुझे चंद्रमोहन शर्मा जी से जाना था, लेकिन नमन मलिक आ गए हैं, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा विषय उठाया है। वो कहते हैं कि साहब, अगर बीजेपी इतना ही मानती है सरदार पटेल को, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। रमन मलिक जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, खैराती लाल क्या बोलते हैं, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खैरात पे अध्यक्ष बना हो उसकी बातों से कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वही बीन बजाएगा जो फिरंगी सरकार बजवाएगी। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इतिहास का ज्ञान अधूरा रख के देश की हानि करने वाले कांग्रेसी बहुत सारे हैं। देखिए, जब बात होती है कि सरदार पटेल ने देश में आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, वो प्राइमा फेसी एक बारी इसलिए लगाया गया था क्योंकि देश के हालातों को संभालना पड़ना था। और उसकी वजह क्या थी कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, उनका गोली मार के हत्या करी गई नाथूराम गोडसे, जो कि हिंदू महासभा के व्यक्ति थे। जब उन्होंने ये हत्या करी तो उसके बाद उनकी जाति के जो ब्राह्मण थे उनका नरसंहार कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र में करा। तो इस देश के अंदर जब एकता लाने की जरूरत थी, उस तरफ उस समय भी जातिवाद विभाजन करें, और उसकी जैसे 1984 में एक पर्टिकुलर सेक्ट को लेकर काटा गया, सनातनी सेक्ट जो सिखों का था उसको काटा गया, वैसे ही उस समय ब्राह्मणों को काटा गया। तो ये कांग्रेस की एक पुरानी चाल चरित्र चेहरा है। तो मेरा ये मानना है, और इतिहास ये सजेस्ट करता है, कि वो बैन कहना लगाना उस समय देश के अंदर और विभाजनकारी गतिविधि ना हो। मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय की परिस्थितियों को देखकर जो भी करना चाहिए था वो करा, और उसके बाद जो कोर्ट ने फैसला देना था वो दिया, और उसके उपरांत आरएसएस के ऊपर बैन हटा। ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने कई बारी आरएसएस को, चाहे वो उनके नाम पे स्टैंप लॉन्च करनी हो, या वीर सावरकर के नाम पे स्टैंप लॉन्च करनी हो, या आरएसएस के परेड 1962 के युद्ध के बाद करानी हो, वो भी करी। तो पहले तो जो डाइकोटमी इनके अपनी सोच विचारों में है उनको दुरुस्त कराना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसे गांधी परिवार के मस्तिष्क है और उनकी बुद्धिमता है, वैसे ही अध्यक्ष आया हुआ जिसको यही नहीं पता कि उनके इतिहास में उनके जो संस्थापक थे उन्होंने क्या क्या करा है, कैसे कैसे करा है। तो अगर ये डाइकोटमी उनके दिमाग में, उनके सोचने के विचार में चलती रहेगी, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ना हमारी कोई योगदान है। तो ये तो एक विषय ऐसा है कि राहुल गांधी जी भी हंसाते हैं, खड़गे जी भी हंसाते हैं, चाहे वो 55 का बचपन हो या वो 85 का बचपन हो, दोनों एक जैसे हैं, उसमें कोई बात नहीं। चंद्रमोहन जी, 55 का बचपन या फिर 88 का बचपन, और दोनों हंसाने का काम कर रहे हैं, इस बात का जिक्र रमन मलिक साहब कह रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने बड़े हौसले के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ अपने भाजपा के मित्र की बात सुनी है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा कुछ जलन होगी, तो उम्मीद करूंगा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने बचपन और बुढ़ापे की बात करी। आप, हमारा बचपन और हमारा बुढ़ापा आपके 58 साल की छाती से बहुत अच्छा है।
जो 58 इंच की छाती 56 ट्रंप के आगे नतमस्तक हो 58 जाए। नहीं 56 चंद्रमोहन जी। अरे मैंने तो बढ़ाया ही है मनु जी, बढ़ा अच्छा ही आपने दिया, बढ़ा 2 इंच दिया, बढ़ा ओके दिया है। ठीक है 56 हो या 58 से बहुत अच्छी है कि जो घर में गरजे और बाहर जाके नतमस्तक हो जाए और ट्रंप के आगे कुछ ना कह पाए। ये आपकी सारी बातों का जवाब है। इसलिए मेरा 88 और मेरा जो आप शब्द इस्तेमाल करते हो वो उससे बहुत अच्छा है कि कम से कम मेरी देश की पूर्व प्रधानमंत्री जब गरजती थी तो उसको आयरन लेडी कहा जाता था, दुर्गा कहा जाता था, और पेड़े आने के बाद खड़े रहते थे, ट्रंप की तरह हुंकार मारते थे। और देश के प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती रखने के बाद भी कितने इंच के छोटे हो गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मजबूर हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री है। अब मुद्दे पे आता हूं। बहुत देर बाद याद आई आपको सरदार पटेल की इन विषयों की। पहले तो आज ये डिसाइड कर लेना रमन मलिक जी और देश के प्रधानमंत्री से और अपने गृह मंत्री से पूछ लेना कि वो सरदार पटेल को अपना अनुयायी मानते हैं कि नहीं, या वो सरदार पटेल की हर कथनी के प्रति अनुयायी हैं या नहीं। तो उस मूर्ति और उस स्टैचू को जो देश के नेता का आपने लगाया उसके चरण में खड़े होकर नतमस्तक करना, ये मेरा प्रश्न है बड़ा गंभीर। क्योंकि अगर आप सरदार पटेल की विचारधारा से सहमत हो और ये बात मानते हो कि आप सरदार पटेल की विचारधारा से सहमत मानते हो, तो जो खड़गे जी ने कहा वो कथन है जो सरदार पटेल ने आरएसएस के लिए कहे कि जब देश के राष्ट्रपिता को एक आतंकवादी नथुराम गोडसे ने छाती पे गोली मारी, जिसने देश की आजादी के लिए अपने को न्यौछावर किया, और उसकी स्टैचू के नीचे खड़े होकर आज देश के प्रधानमंत्री फिर विभाजन की लकीर खींचते हैं, जो कि मौलिक समानताएं, राष्ट्रीय एकता, सार्वभौमिकता, एकता और भारत के सिद्धांत पर आधारित है, जो भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर, जिसको एक नेता जवाहरलाल नेहरू कहते थे जो आंखों का तारा है, और एक जो सरदार पटेल थे वो कहते थे कि वो भारत का अभिन्न अंग है। आपने आज उन नेताओं की भी बेइज्जती करी और देश के 145 करोड़ जनमानस की बेइज्जती करी है। अब लाची खैराती लाल वो नहीं है जिन्होंने कहा है, खैराती लाल वो है जो 240 की सीटों के ऊपर खैरात में बटे हुए नीतीश कुमार के आगे माथा टेकते हैं और नायडू के आगे माथा टेकते हैं, जो 400 के पार संविधान पे जाना तो चाहते थे, लेकिन देश की जनता ने खैरात में लाके खड़ा कर दिया और 56 इंच की छाती 5 इंच की रह गई। यही कारण है कि ट्रंप के आगे हुंकार नहीं मार पाते। और कभी सोच के मत बोलना चंद्रमोहन शर्मा बैठा और मेरे किसी नेता के बारे में अपशब्द बोलोगे तो उससे कहीं ज्यादा रिएक्ट मारूंगा। और दूसरा विषय, सरदार पटेल के चरणों में खड़े होकर भी अगर भाजपा के नेता देश की राजनीति को ना समझ पाए तो उनकी अज्ञानता और उनकी मूर्खता है। क्योंकि जिस नेता ने 562 रियासतों को इकट्ठा कर और देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का समानता करते हुए यूएनए में भी पाकिस्तान के युद्ध की आवाज उठाई, ठीक उसी तरह से काबिलों के प्रति भी आवाज उठाई। विपिन जी आपने दोनों क्या हो तो मैं जवाब दे दूं इनका। क्या आपके पंडित जी जरा रुक जाओ, आप जवाब सुनो। चंद्रमोहन जी जवाब दे रहे हैं, सब एक बार सुन लेते हैं। तालमेल है, एक बारी जवाब सुनो पंडित जी, बहुत देर होगी। दे दीजिए। मंत्र पूरा बांचना सीखो, अधूरा मंत्र बांच के पंडित अच्छा नहीं होता। अब बात सुनो। सबसे पहली बात, बिल्कुल सरदार पटेल ने 500 से ऊपर, 550 से ऊपर रियासतों को इकट्ठा करा, लेकिन जो 2 रियासतें थी, एक हैदराबाद और दूसरी जम्मू और कश्मीर, ये आपके सो कॉल पंडित नेहरू, कौल दत्तात्रेय गोत्र, उन्होंने मांगी कि हम ये इसको संभालेंगे, सबसे पहली बात। और वहां ऊपर जिल्लो 0 बटे। अब चुप करके सुनो, बीच में बोल मत। झूठ 0 बटा सन्नाटा, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। अब सहन नहीं होगा पंडित जी, अब सहन नहीं होगा आपसे, अब आपसे सहन नहीं होगा। अंबेडकर के खिलाफ काम करने वाले पंडित जी, आपके साथ काम नहीं होगा। अब आप सुनिए, देखिए मनोज जी कैसे तिल मिला रहे हैं, कैसे तिल मिला रहे हैं। ऐसे लगता है फ्राई पैन पे गिर गए, गरम गरम तेल में गिर गए, पंडित जी का समोसा बन रहा है। अब आप आगे सुनिए भाई साहब, आपकी बात मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी, अब आप सुनो क्या दिक्कत है। अब दूसरी बात आपको बताता हूं। जब बात आती है देश को यूनाइट करने की, तो डिवाइड करने का श्रेय नेहरू जी पे जाता है, क्योंकि वो छुप के एक दिल्ली अकॉर्ड करते हैं फारूक अब्दुल्ला के पिता, फारूक अब्दुल्ला के दादा के साथ, शेख अब्दुल्ला के साथ, जिसका कोई वर्णन, कोई लिखित वर्णन नहीं है
और वो एक पासिंग कमेंट असेंबली पार्लियामेंट में रखा जाता है। ये पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग है, आपने शायद पढ़ी नहीं होगी, जाके पढ़िएगा दिल्ली अकॉर्ड के बारे में, आपको पता लगेगा दैट दिस इज वन अकॉर्ड विच हैज गॉट नो रिटन डॉक्यूमेंट। उसके ऊपर बताता हूं साहब आपको, जब नेहरू जी के पास वोट ही नहीं थे और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए गांधी जी के सर पे चढ़ के तांडव करा, तो सरदार पटेल पीछे हट गए। ये खैराती लाल नंबर 1 थे, पंडित नेहरू और खैराती लाल नंबर 1। अब आप सुना ना यार, आपको क्या हो गया? अब आग लग रही है। मनोज जी देखो, ये फिर पंडित जी फिर समोसा बन रहे हैं, पंडित जी फिर समोसा बन रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा फिर समोसा बन रहे हो, कढ़ाई में पड़ गए, उबलती हुई कढ़ाई में गिर गए चंद्रमोहन शर्मा। आपको अभी अब तिल मिलाओगे। अब तसल्ली से और सुनाता हूं मैं आपको, जब बात आती है पंडित नेहरू की, तो ये वही पंडित नेहरू है, बोलते हैं जैसे मेरा सर गंजा है वैसे लद्दाख में एक घास का टुकड़ा नहीं उगता, तो 62 में चला गया तो चला गया, क्या हो जाता है। ये वही पंडित नेहरू हैं जिन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अंबेडकर जी ने बोला कि जी 10 साल के अंदर पैरिटी आनी चाहिए, बराबरी आनी चाहिए, तो आपके पंडित नेहरू ने, उनकी बेटी ने, उनकी बेटी के बेटे ने, उनकी बेटी की बहू ने और फिर उनके पोते ने ये पैरिटी आने नहीं दी दलितों की, ना एससी ना एसटी ना दलितों की पैरिटी आने दी। और आप लोगों का तो कमाल है साहब, आज रोते हो एससी एसटी के लिए, उस टाइम कत्ल करो पंडितों का। आज रोते हो पंजाब के लिए, आज ही आपके अपना पवन खेड़ा चिल्ला रहे थे, तो आज रोते हो पंजाब के लिए और उस टाइम मारते हो पंजाबियों को। तो ये जो आपका दोगलापन है ना, चाल चरित्र और चेहरा, ये सामने आता है। आप ये मेरे को बताइए कि भारत के यूनिटी के लिए और भारत की जमीन कम ना हो, इसके लिए क्या करा गांधी परिवार ने? कुछ नहीं करा। चीन के साथ जाके समझौता करा। जब 86 में राजीव गांधी गए हैं, मनोज जी ये बात सुनने वाली है, 86, 87, 88 के आसपास जब राजीव गांधी गए चाइना, उस समय भारत की आर्मी ने अपने मेन बैटल टैंक्स लद्दाख पहुंचा रहे थे, बाय रोड पहुंचाए गए। और फिर राजीव गांधी जी का फोन आया कि चाइनीज इंटेलिजेंस ने ये बोला कि वहां पे टैंक आपने पहुंचाए हैं, हमारी टॉक्स अच्छी नहीं होंगी। राजीव गांधी ने बोला और भारतीय सेना को टैंक्स वापस लाने पड़े और वो 6 महीने का प्रोसेस लगा। जब भारत वहां पे अटैक कर सकता था, उसके ऊपर दबाव बना सकता था, तो तोड़ने वाले राहुल गांधी जी के पिताजी, सोनिया गांधी जी के हस्बैंड राजीव गांधी थे। अब बताइए ये क्या है? ये विभाजनकारी नीतियां हैं, ये देश को खराब करने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को जवाब देने की बात का जिक्र कर रहे हैं, इतिहास की बहुत सारी झलकियों का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद में विपिन शर्मा के पास आऊंगा, जवाब दे दीजिए। जो रमन मलिक जी जिन झूठों को साक्ष्य पर कर रहे हैं, एक भी साक्ष्य का प्रमाण रमन जी आप दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं आपको। और आपकी सरकार मेरे पास तो है, आप मेरे को गलत साबित करके दिखा दो। चंद्रमोहन शर्मा खुला चैलेंज है, अभी भारत देख रहा है, खुला चैलेंज कर रहा हूं, भारत देख रहा है। एक भी बात जो मैंने बोली है उसको गलत साबित करके दिखा दो। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सबको ले लो और एक भी चीज को झूठ करके दिखा दो, मान जाऊंगा। मैं मनोज जी आपके चैनल पे, आपके प्रोग्राम पे खुला चैलेंज दे रहा हूँ। इनके पास जितने बड़े वकील है ना, जो इकोसिस्टम है सारा लगा के एक भी चीज को झूठा साबित करते, एक भी चीज, ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस अपने आप झूठी है, क्योंकि कांग्रेस का आईएनसी जो है, वो आईएनसी पहले सबमिट हो चुका था इलेक्शन कमीशन में, जब कांग्रेस को ने अपने आप को जनता दल में विलय कर दिया। और उसके बाद ये बाद में इंदिरा गांधी ने ये जो कांग्रेस आर है उसको एक लेजिटिमेसी देने के लिए ये आईएनसी का टैग जो है इलेक्शन कमीशन से वापस लिया। और ये वो लोग हैं जो एक बिना लॉ ग्रेजुएट को ये मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। तो ये देश के साथ क्या क्या करेंगे आप ये सोचिए।
200-500 सर आप झूठे हैं। मेरा खुला चैलेंज है आपको चंद्रमोहन शर्मा, एक भी चीज को सत्य जो मैंने बोली है उसको गलत दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा, जवाब आपके उसी दिन रिजाइन कर दूंगा हर जगह से। एक भी प्रश्न का जवाब अरे झूठ मत बोलो, सबसे पहले मुझे जो मैंने बोला है मैं खुला चैलेंज देता हूँ, खुला चैलेंज है आपको। मैंने दिया, एक हफ्ते का टाइम है, ले लो जितने वकील लेने हैं और साबित कर दो। एक साक्ष्य भी रमन मलिक अगर आप दिखाएंगे, आप एक भी चीज मेरी झूठ प्रूव करके दिखा दो। अब करें तो क्या करें? रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं कि आप एक भी चीज को झूठ साबित कर दो। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपने जिन बातों का जिक्र किया है उसका एक भी साक्ष्य हमें दिखा दो। सर्वे के दो सवाल हमने और पूछे। एक और सवाल हमने पूछा कि बीजेपी की तरह कांग्रेस सरदार पटेल के योगदान को आखिर क्यों नहीं आगे रखती है? कमजोर सियासत है 22% लोगों ने कहा। गांधी परिवार पर जोर है पूरी पार्टी का 54% लोगों ने कहा। 24% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल कि क्या सरदार पटेल देश के सबसे अधिक एकता के प्रतीक हैं? 83% लोगों ने कहा बिल्कुल हैं। 11% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 6% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, आपने रमन मलिक साहब को भी सुना, आपने चंद्रमोहन जी को भी सुना, क्या समझ में आया आपके? बात है, देखिए दोनों के अपने अपने विचार हैं और बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और मैं एक बात बोलूंगा, आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, एक पर्व है। और यहाँ पर जो आज जो एक पवित्रता की उम्मीद जो है वो मुझे लगता है कि उस पे हमें किसी को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम लोग जो नए भारत की बात करते हैं, सही मायने में उसकी नींव उन्होंने रखी थी। तो आज उनको याद करने का समय है कि ये हम संकल्प लें कि उनके जो सपने थे उन पे कभी हम पानी ना फिरने दें, उसको मुकम्मल करें। उस हिंदुस्तान का जो सपना उन्होंने देखा था उसको आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि एक मैं जरूर अपने विचार रखूंगा, जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि जैसे हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान हमारी आत्मा है, उसी तरह से उन्होंने बात करी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आत्मा है और उनके विचारों पे चलना चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है देश के सामने, उस पे क्यों नहीं हम चर्चा करें कि यहां पर देखिए चुनौतियां बेशुमार हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। खासतौर पे कोरोना काल के बाद हमने देखा कि यहां पर जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर भी पूरे देशवासियों ने एक ऐसी नजीर पेश करी, खासतौर पे बच्चों ने एक तपस्या करी जब उनको हिदायत दी कि आप घर में रहें। तो यहां पर अभी क्योंकि चुनौतियां एक तरफ हैं और अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपने एक अलग रुख अपना के बैठा हुआ है इस समय, खासतौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। तो यहां पर उन चुनौतियों से भी निपटना है। साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, वो उससे कई मुल्कों की नींद खराब हुई है और वो केवल अभी इस समय पॉज बटन है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें हैं, जो राष्ट्र के मुद्दे, वहां पर यह अपेक्षा करी जाती है कि सत्ता पक्ष विपक्ष एक मंच पे हो, पूरा देश एक मंच पे हो। आपस में घेरने के लिए आपके पास कई मुद्दे हो सकते हैं। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष हमारा मजबूती से सरकार की खामियां उजागर करे, लेकिन कम से कम आज के दिन में सकारात्मक बातें होनी चाहिए। और ये सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग जो है एक नया भारत बनाएंगे, एक महाशक्ति बनाएंगे, सोने की चिड़िया वाले दौर को दोबारा लेके आएंगे। और जरूरी बात है कि ये एक और बात है कि हम लोग जो बात करते हैं कि युवाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, आधी आबादी को, तो वो मुझे लगता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो करके दिखाना पड़ेगा कि हम अंतरराष्ट्रीय पटल में एक संदेश दें कि वाकई में ये युग और ये दौर हिंदुस्तान का है। मेरे साथ रमन मलिक साहब हैं। रमन मलिक साहब नेहरू जी के साथ सरदार पटेल रहे, बहुत सारा देश के लिए काम किया, लेकिन जो एक सवाल हमने अभी अपने दर्शकों से पूछा था कि कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई, कांग्रेस आत्मसात नहीं क्यों कर पाई, जिसमें एक जिक्र ये भी था कि वो गांधी परिवार को इतना आगे कर रही थी कि सरदार पटेल की याद उनको आ ही नहीं।
अब अगर बीजेपी ने सरदार पटेल को आत्मसात कर लिया, उनकी नीतियों को आत्मसात कर लिया, उनकी कार्यप्रणाली को आत्मसात कर लिया, तो परेशानी कांग्रेस को। देखिए, मैं आपके सामने मनोज जी एक पूरी चीज रख रहा हूं, और मेरे को ऐसा लगेगा कि आपका आज का प्रोग्राम देखने के बाद जो यंगर जनरेशन है उसको ये सर्च करना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल के क्या काम थे, कांग्रेस के अंदर के कामराज के क्या काम थे, कांग्रेस के अंदर शास्त्री जी के क्या काम थे, कांग्रेस के अंदर विभिन्न अलग नेताओं के क्या काम थे। ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों के, इतने बड़े बड़े शख्सियतों के बाद भी कांग्रेस के पास अगर दिखाने के लिए कुछ है, बात करने के लिए कुछ है, 70 साल आजादी के बाद 78 साल में वो एक नेहरू गांधी परिवार क्यों अटक जाता है? ये क्यों होता है कि नेहरू गांधी परिवार के एक बिजनेसमैन फ्रेंड होते हैं जो भारत सरकार से बिना किसी टेंडर पूरा करे हुए, बिना किसी काम पूरा करे हुए 20 करोड़ रुपए जिनको मिलते हैं, तेजा जी, और वो तेजा जी जो हैं वो राजीव गांधी और संजीव गांधी के, जो जिनको बाद में संजय गांधी बोला गया, उनकी एजुकेशन का फंड भी उठाते हैं। या अगर मैं बात करूं कि के कामराज की एज अ मास लीडर, वो बहुत बड़े नेता थे पंडित नेहरू से। अगर मैं बात करूं अंबेडकर जी की, 2 बारी कांग्रेस ने नेहरू जी के अंडर अंबेडकर जी को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो दलित बात करेंगे, क्योंकि अंबेडकर जी का ये कहना था असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रिकॉर्डेड है कि अंबेडकर जी का विजन ये था कि 10 साल के अंदर पैरिटी आनी चाहिए, बराबरी आनी चाहिए SC ST में, और SC ST और जनरल में बराबरी आ जानी चाहिए। तो वो आज तक क्यों नहीं आई? इसके पीछे क्या है मंशा है? पंडित नेहरू, और ये बार बार बोलते हैं दलितों की बात, लेकिन अपने आप को पंडित नेहरू से बचाते नहीं है। अब आगे आप बात अगर करें तो मैं ये पूछना चाहता हूं और साथ आपके लोगों को बताना चाहता हूं और आपको भी सामने रखना चाहता हूं, क्या एक कांग्रेस जो A.O. ह्यूम ने बनाई, जो अंग्रेजों की बनाई हुई थी, जिसमें कथित रूप से कहा जाता है कि 288 रुपए का या 270 रुपए का शायद गांधी जी को भी स्टाइपेंड मिलता था, क्या इस चीजों के ऊपर हमने विचार करा, रिसर्च करी? नहीं करी। एज अ नेशन कलेक्टिव कॉन्शियस को अवेकन नहीं होने दिया, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट कि जी नेहरूवियन जो हिस्ट्री है वो खराब होती है। हमारे पास ये जितने इरफान हबीब हो गए या रोमिला थापर जैसे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने नेहरूवियन ग्लोरी को, उसको छोड़ने के अलावा, उसको ग्लोरीफाई करने के अलावा और कोई काम नहीं करा, और उन्होंने हर वो चीज को बढ़ावा दिया जो माय थॉट्स में लिखा हुआ है, जो नेहरू जी की किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो फिलॉसफी को फॉलो करा। किस आर्किटेक्चर के अंदर करा मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो लिखा उन्होंने उसको सेकंड करा, उसको बढ़ाया। आज वो तथ्य टूट रहे हैं। तो मेरा कहना इतना है कि आज के दिन में अगर आप इंडिपेंडेंट रिसर्च करें तो इंडिपेंडेंट रिसर्च ये बोलती है कि नेहरू वॉज नॉट अकेले, नेहरू एक शख्सियत नहीं थे, कांग्रेस के अंदर बहुत सारा शख्सियत आई, यहां तक कि हेडगेवार साहब भी कांग्रेस में थे। उसके बाद उन्होंने उन नीतियों को, उन ब्लैकमेलिंग को, उस कब्जे को देखते हुए एक नया संगठन बनाया जो राष्ट्र हित में चलता हो, और इन चीजों को देखते हुए बहुत सारे अलग हुए। अब मैं आपसे एक और साथ जाते जाते ये बात पूछता हूं कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी, क्या उनकी राष्ट्रवादिता और सेकुलरिज्म के ऊपर कोई सवाल उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो फिर सुभाष बोस को इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हुए, क्योंकि उन्होंने पहली बारी 46 में करेंसी भी लॉन्च करी, सेंट्रल बैंक भी लॉन्च करा, कैपिटल भी लॉन्च करी, झंडा भी लगाया, तो वो क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि नेहरू की छवि खराब होती है। क्यों सुभाष बोस को हटाया गया? क्योंकि नेहरू छोटा दिखता था। क्यों सुभाष बोस को हटाया गया कांग्रेस में से? क्योंकि अधिपत्य नेहरू का खत्म होता। ये हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, इनको स्टडी करना जरूरी है। जवाब दे दिए चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी जवाब। चंद्रमोहन जी चले गए। विपिन जी जी, ये तमाम, चूंकि एक शख्सियत है, एक बड़ी शख्सियत है सरदार पटेल,
और मुझे लगता है कि उनकी बातों को आत्मसात करना चाहिए। पुराने लोग पुरानी बातें कहकर गए हैं राष्ट्र निर्माण के लिए। राजनीति के इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में आपको लगता है कि क्या कुछ मिलेगा? देखिए, वही वाली बात घूम फिर के आती है कि इस समय हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हम लोग जो सपने संजो के बैठे हैं अपनी आंखों में, और यहाँ पर साथ साथ चुनौतियां भी हैं। हम ये नहीं भूल सकते कि चुनौतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, और लेकिन एक अच्छी बात जो है जिसे हमें मद्देनजर अपने जहन में रखना चाहिए, हमारी यहाँ की युवा शक्ति। हम लोग एक नया अंग्रेजी का फ्रेज सीख लिया, जेनजी। देखिए, ऐसी जेनजी कोई नहीं है कि जो अपने ही देश को जला दे, जैसे नेपाल में हुआ। तो यहाँ हम लोग, हमारी जो युवा शक्ति है बहुत जिम्मेदार है, और हमें पूरा भरोसा है कि वो लोग, उनकी जो भूमिका होगी राष्ट्र निर्माण में, वो बहुत अहम होने वाली है। और यहाँ पर तभी अगर हम बात करें, देश के माननीय प्रधानमंत्री वो भरोसा जताते हैं, कहते हैं कई युवाओं को आगे लेके आना है राजनीति में। तो यहाँ पर अभी एक तरफ जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी जो स्पिरिचुअल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, तो वो उसके लिए तो हिंदुस्तान जाना जाता है। साथ साथ इस समय इसलिए भी दौर हिंदुस्तान का है क्योंकि जो विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं इस समय, और बशर्ते कि हम लोग वो माहौल बनाए। परसेप्शन मैटर्स एंड इट कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर ये एक तरफ कुछ ऐसे मुल्क हैं, अगर अमेरिका की चंद्रमोहन जी से जवाब ले लेते हैं, समय कम बचा। चंद्रमोहन जी, आप थे नहीं, जवाब। देखिए, बेसिक भारतीय जनता पार्टी का, मुझे बीच में गैप पड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मुद्दों से अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं और इतिहास को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि कल का लिखा हुआ इतिहास उन इतिहासकारों का था जो उस समय के इतिहासकार थे, और आप उन इतिहासकारों को भी इस चीज के ऊपर बदनाम कर रहे हैं और देश के उस इतिहास को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो देश के उन नेताओं की विरासत के रूप में देश की आजादी पर मिला। रमन जी ने जिन भी तथ्यों को दिया, उनका एक भी तथ्य और एक प्रमाण अगर साबित था तो अब तक देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चैलेंज दिया है मनोज जी, आपके प्रोग्राम पर 11-12 साल से देश खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने देश की जनता को क्यों नहीं दिखाया? क्यों? मैंने तो वकीलों के नाम बता दिए जो कांग्रेस में है, लेके हेल्प ले लो, भारतीय जनता प्रूव पार्टी कर दो गलत। ऐसे मुद्दे याद आते हैं क्योंकि उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नहीं चंद्रमोहन जी, सत्य बता रहा हूँ, एक ऐसा कर्म करते हैं। मेरा खुला चैलेंज है आपको, मेरे को एक भी जगह गलत साबित कर दीजिए, वहीं छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स, वहीं छोड़ दूंगा, पूरा अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ने को तैयार हूँ, एक भी मुद्दा गलत हो। मंत्री आपका है तो इतने साल 13 साल बैठने के गृह मंत्री भारत सरकार का है, मेरा नहीं है ना। देश से आपके पास यही फर्क है आप में और हमारे में। हम राष्ट्रवादिता का सोचते हैं, आप स्वयं का सोचते हैं। उससे पहले ये जो आपका इकोसिस्टम है ना, ये आपको ले डूबेगा। बिहार का इलेक्शन खत्म हो ये जाएगा, आपका अहंकार है। तो गांधी परिवार के ऊपर आपको कुछ दिखता नहीं है, राष्ट्र से ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए आपके लिए। गांधी से ऊपर कुछ नहीं है, जैसे कुछ बोलते हैं आसमानी किताब से ऊपर कुछ नहीं है, वैसे आप बोलते हो गांधी परिवार से ऊपर कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कोई झूठी राजनीति। अरे पंडित जी, आप ये बता दो ना कि नाथूराम गॉडसे ने अगर मारा गांधी जी को, तो बाकी पंडितों को मारने की क्या जरूरत थी? मैं फिर चुनौती देता हूं आपको, अगर अरे आप बताइए ना, नाथूराम गॉडसे के, नाथूराम गॉडसे के परिवार वाले या उनकी बिरादरी वाले पंडितों को मारने की क्या जरूरत थी? एक आदमी ने एक आदमी को मारा, आप उसकी सजा दीजिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनका कत्लेआम करना शुरू कर देंगे। जैसे इंदिरा गांधी के समय सिखों का कत्लेआम हुआ, वैसे ही महात्मा गांधी के समय ब्राह्मणों का हुआ। इस तरह के वक्तव्य तो ना रखते। 13-12 साल के बाद आपको याद आया, फिर 12 साल के अंदर 12 साल के बाद हमने तो लॉ संग्रह करके आदरणीय धनखड़ जी ने पूरे भारत में घूम के लॉ संग्रह करा और किसानों के, जवानों के घर से लोहा इकट्ठा करके ये इतनी बड़ी विशालकाय मूर्ति सरदार पटेल की, भारत रत्न सरदार पटेल की बना के दी। आपने सरदार पटेल को भारत रत्न ही दे दिया होता, कांग्रेस ने तो वो भी नहीं दिया। कांग्रेस ने तो सरदार पटेल को भारत रत्न तक नहीं दिया। आप देश के उन पुराने नेताओं की शहादत को खराब आप ये बता दो ना, सरदार पटेल को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? राजीव गांधी को जिंदा होते हुए भारत रत्न दे दिया। एक सरल सा सवाल मनोज भाई जरूर पूछना चाहूंगा। सरदार पटेल की अवमानना करते हुए मुझे लगता है कि समय खत्म हो गया। मैं माफी चाहता हूं, समय का अभाव है, सबकी अपनी बातें हैं, लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर
चलता है और मुझे लगता है चलता भी रहेगा। अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का और आगे बढ़ते हैं और